हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 9 डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे अलग अलग एरिए में, अलग अलग भारत के प्रदेशों में रीजनल कल्चर डेवलप हुए। रीजनल कल्चर मतलब कि डांसिंग स्टाइल कैसे भारत में इधर उधर डेवलप हुई। जैसे कि हम ये कहें कि भाई अलग अलग जगह पर टेम्पल्स बनाए गए और टेम्पल्स के आसपास बहुत सारी जो एक न्यू टाइप का कल्चर शुरू हुआ, टेम्पल कल्चर कह सकते हैं जिसको हम। टेम्पल कल्चर का मतलब है कि भाई उसके आसपास बहुत सारी शॉप्स, टूरिज्म टाइप में जो शुरू हुआ। जैसे कि व्रज भूमि में, यूपी का व्रज भूमि जो है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा बहुत होती, तो वहाँ पर एक अलग ही टाइप की इकोनॉमी है और ज़्यादातर मंदिरों की वजह से वो बाज़ार चलते हैं। ठीक है, इस लेसन में ये भी बताया जाएगा आपको कि कैसे अलग अलग एरिया में लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी किस तरह से हुआ। अलग अलग एरिया के अलग अलग रीजनल कल्चर्स के बारे में ये डिस्कशन करेगा। ओके, तो लेसन का मतलब समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर की, यानी कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का बनना। रीजनल का मतलब यहाँ पर हो गया क्षेत्रीय। ठीक है, क्या होना, क्षेत्रीय। ओके, क्षेत्रीय मतलब कि रीजनल, जिसको हम रीजनल कहेंगे, मतलब कि रीजनल एरिया वाइज। ओके, रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग। ओके, और कल्चर का मतलब है संस्कृति। तो देखिए हमारे जो है लोग कई बार क्या है कि जो लैंग्वेज बोलते हैं, वन ऑफ द कॉमनवेस्ट वे, मतलब कि जो लोग जिस तरह से लोग अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, कि जो वो लैंग्वेज बोलते हैं जैसे उन्होंने सीखी, जैसे हिंदी है, कोई उर्दू है, कोई तमिल बोलता है, तो उसी हिसाब से हमें उसके कल्चर का पता चलता है। ठीक है, वन ऑफ द कॉमनेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज द टर्म ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक। मतलब कि एक आदमी को डिस्क्राइब करने का उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तमिल पीपल है तो उनका खाना पीना पहनावा कैसे होगा, हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे जब एक आदमी तमिल या उड़िया लैंग्वेज कोई बोलता है तो हम तुरंत ही इस लैंग्वेज के बेसिस पर उसका पूरा मतलब हमारे दिमाग में एक स्केच बन जाता है कि वो लोग कैसे होंगे और वो किस जगह पर रह रहे होंगे, या फिर उनका खाना पीना पहनावा कैसा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दैट ही और इसी कोई भी आदमी जो तमिल और उड़िया बोल रहा है वो या तो तमिलनाडु में रह रहा है या फिर वो उड़ीसा में रह रहा है। जैसे उड़िया बोलने वाले उड़ीसा के, तमिल बोलने वाले तमिलनाडु के हो गए। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ये जो है कल्चर उनके एरिया वाइज उनके साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। और फूड उनके खाने से रिलेटेड, उनके क्लॉथ से रिलेटेड, पोइट्री, डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, इन सब से रिलेटेड वो जो है वो एरिया है। मतलब कि जैसे नाम आए तो हमें उनकी फूड और क्लॉथ और पोइट्री सब मतलब अलग अलग नज़र आएगा। उड़ीसा के लोगों का जो फूड कल्चर अलग होगा, क्लॉथ, डांसिंग स्टाइल, म्यूज़िक वगैरह सब अलग अलग होगा। तो आप जानते हो इसी हिसाब से हम उनका जो है एक स्केच बना लेते हैं अपने माइंड में। ठीक है, तो इसमें ये बताया जाएगा कि भाई अगर उड़ीसा के लोग इतने अलग हैं या तमिलनाडु के लोग इतना अलग हैं तो वो ये सब हुआ कैसे, किन किन लोगों ने किस किस टाइम में ये सब किया है। ठीक है, कई बार तो हम क्या करते हैं, समटाइम वी टेक एन दीज आइडेंटिटी फॉर ग्रांटेड एंड अज्यूम दैट दे हैव एग्जिस्टेड फॉर टाइम इमोरल। कि कई बार तो हम क्या है कि इन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उनके बारे में कुछ चीज़ें अज्यूम करने लगते हैं। ठीक है, और फिर उनके अकॉर्डिंग उनके जो क्षेत्र बढ़ जाते हैं। इन्हीं भाषा, भोजन और कपड़े और जो है ये कहेंगे भी म्यूज़िक, पेंटिंग, इनके अकॉर्डिंग उनके फ्रंटियर्स बन जाते हैं जो वो बिल्कुल अलग ही दूसरों से नज़र आते हैं। ओके, और ये सब कुछ इतना सारा चेंजमेंट बहुत समय में हुआ है, एकदम से कुछ बदलाव नहीं आया। स्टिल चेंजिंग, आज भी बदल रहा है, लेकिन बहुत टाइम से बदल रहा है ये, और चीज़ें एकदम से नहीं हुई है। मतलब कि उनका पोइट्री, उनका डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, ये सब कुछ एकदम से नहीं बदला है, धीरे धीरे बदला, डेवलप किया उन्होंने। इन शॉर्ट में कहूँ तो इस लेसन का मेन टारगेट यही है कि आपको अलग अलग एरिया में, मान लो हम ये कहें कि हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, और अगर इसमें कोई संस्कृत के वर्ड या अदर कोई वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सब आए कैसे। एक जनरल क्वेश्चन बन जाता है कि ये सब हुआ कैसे है, या किसी जगह पर कोई डांसिंग स्टाइल स्पेशली की जा रही तो माइंड में एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है कि ये सबसे पहले किन लोगों ने किया होगा और ये सब कहाँ होता होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं माइंड में, तो ये लेसन आपको उन क्वेश्चनों के जवाब जरूर देगा और ये भी समझाने की कोशिश करेगा
एज अ रीजनल कल्चर टुडे, जो आज हम देख रहे हैं, ऑफन द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशंस विद आइडिया एंड अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि जो आज हम कल्चर जो देख रहे हैं, हरियाणवी कल्चर है, कोई पंजाबी कल्चर है, कोई तमिल कल्चर है, तो वो उनकी लोकल ट्रेडिशन और उनके आइडियाज़ के इंटरमिक्सिंग से हुआ है। तो आपस में जो इंटरमिक्स होते चले गए तो वो इंटरमिक्सिंग से हुआ है। ओके, एज वी विल सी, जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो ट्रेडिशन हम देख रहे हैं स्पेसिफिक कुछ अलग अलग एरिया में, सम रीजन्स में हम दिखाई दे रहा है सब कुछ, जो एक दूसरे की बिल्कुल सेम नहीं है, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ओके, तो वो कैसे डेवलप हुआ है उन सब के बारे में हम, किसी एरिया में डेवलप हुआ है तो वो क्यों हुआ है, क्या क्या लॉजिक थे उसके पीछे, वो हम इसमें समझेंगे। चलो अब फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ डिस्कशन करते हैं द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। मतलब चेरा एरिया यानी कि चेर डायनेस्टी के लोगों का एरिया, डायनेस्टी है ये एक साउथ में, चेरा डायनेस्टी वंश, ठीक है। चेरा डायनेस्टी को क्या कहते हैं, वंश कहते हैं, वंश, ठीक है, ये वंश है। और यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सारी साउथ में बोली जाती है, तो मलयालम लैंग्वेज के बारे में आपको एग्जाम्पल दे रहा है। चलो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन बिटवीन द लैंग्वेज एंड द रीजन, की एक लैंग्वेज का यानी कि भाषा का उस क्षेत्र से क्या कनेक्शन होता है। तो देखिए अभी चेरा किंगडम के बारे में बता रहे हैं आपको। चेरा किंगडम जो है महोदयपुरम, किंगडम ऑफ महोदयपुरम, ये महोदयपुरम एक एरिया पड़ता है साउथ में, तो उस एरिया में ये चेरा किंगडम इस्टेब्लिश हुआ। पहले महोदयपुरम कहते थे, हो सकता है आजकल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह कह रहे हैं हम लोग, लेकिन उस टाइम इसको महोदयपुरम कहते थे, किंगडम ऑफ महोदयपुरम। ये 9th सेंचुरी में डेवलप हुआ साउथ वेस्टर्न पार्ट में। अब साउथ वेस्टर्न पार्ट का मतलब केरला, ठीक है, वहाँ पर ये डेवलप हुआ और धीरे धीरे यहाँ पर मलयालम लोग बोलना सीख गए, ठीक है। यहाँ के जो रूलर थे उन्होंने मलयालम लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराया और उसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखवाई, इंस्क्राइब करवाया, इंस्क्रिप्शन करवाया, मतलब पत्थरों पर लिखवाया। हो सकता है उसमें मलयालम लैंग्वेज में राजा के यानी केरल के राजा जो हैं उनके ऑर्डर लिखे गए हों। आप समझ ही गए होंगे अभी तक कि महोदयपुरम का मतलब यहाँ पर केरला से है, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। तो वहाँ के केरल के राजा लोगों ने मलयालम लैंग्वेज को डेवलप किया होगा और उसी में अपने ऑर्डर वगैरह लिखवाए होंगे, स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखवाई होंगी, राजा के आदेश, राजज्ञा वगैरह सब लिखवाई होंगी, इंस्क्राइब किया होगा। तो ये एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने, ठीक है, जिसमें रीजनल लैंग्वेज का पहली बार या यूज़ हुआ। ऑफिशियल पीपल्स यानी कि ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें मिले हैं यहाँ से, इन राजाओं ने इस लैंग्वेज का, लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया, जबकि लगभग सारे भारत में या तो संस्कृत बोली जाती थी या प्राकृत लैंग्वेज बोली जाती थी। ओके, तो अब और देखते हैं जरा कि भाई चलो ठीक है, राजाओं ने यहाँ मलयालम को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे काम शुरू किए, तो और यहाँ क्या हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट पेज में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक लैंग्वेज दिखा रखी है, अब इस लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे भी। ये जो स्क्रिप्ट्स, ये जो इंस्क्राइब किया गया है किसी पत्थर की, जो है उस टेबलेट पे इसको जो है इंस्क्राइब किया गया है। तो केरल की ये इंस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं फिगर नंबर 1 में केरल की ये इंस्क्रिप्शंस है, जिसमें मलयालम लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। ये राजा के आदेश हैं जो कि यहाँ इंस्क्राइब किए गए होंगे। आप देख सकते हैं, आप तो इस लैंग्वेज को पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ना मैं पढ़ पा रहा हूँ, ना आप पढ़ पा रहे हैं। ये मलयालम लैंग्वेज है जो केरला के अंदर लिखवाई गई थी। ओके, तो अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं क्या लिखा गया होगा, क्या चीज़ें हुई होंगी। एट द सेम टाइम चेराज आल्सो ड्रू ऑन संस्कृत ट्रेडिशन, उन्होंने संस्कृत परंपरा भी अपनाई। ऐसे नहीं कि सिर्फ वो मलयालम में ही काम करते रहे, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को भी अपनाया। टेम्पल थिएटर्स केरला में बड़े फेमस हुए, यानी कि टेम्पल्स की परंपराएं वहाँ शुरू हुई। टेम्पल थिएटर का मतलब यहाँ पर वो पूजा स्थल होते हैं जहाँ पर बैठकर लोग जो है काफ़ी समय तक भगवान की पूजा अर्चना करते थे। इसी टाइम में एक चीज़ और पता लगी हमें कि जो बहुत सारी कहानियाँ हैं वो संस्कृत एपिक्स जो है हमारे महाकाव्य हैं, वो भी यहाँ मंदिरों पर जो है बोले गए होंगे, लिखवाए गए होंगे। पहला जो लिटरेरी वर्क जो यहाँ दिखाया गया वो मलयालम में कब 12th सेंचुरी के आसपास दिखाई दिया, यानी कि पुरानी मंदिर की दीवारों पर यहाँ संस्कृत के बहुत सारे एपिक्स वगैरह इंस्क्राइब किए गए, लेकिन उसके बाद में मलयालम लैंग्वेज यूज होने लग गई और जो है संस्कृत लैंग्वेज के बाद ये डेवलप हुई।
ठीक है, डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत। ओके, जैसे एक 14th सेंचुरी में एक एग्जांपल आपको दे रहा है। 14th सेंचुरी का टेक्स्ट, एक बहुत ही फेमस बुक जिसको कहा गया लीला तिलकम। लीला तिलकम एक बुक बड़ी फेमस बुक रही। ओके, और ये ग्रामर और पोइटिक वर्क था। ग्रामर और मतलब ग्रामर में लिखा गया, ग्रामर लिखी गई थी इसमें। लीला तिलकम पहली बार मनी प्रॉब्लम लैंग्वेज में लिखी गई। मनी प्रॉब्लम का मतलब है कि संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज का मिक्स था, दो लैंग्वेज मिक्स थी मनी प्रॉब्लम में। ये देखो बताया हुआ है, दो लैंग्वेज। एक बार दोबारा समझो कि चेरा किंगडम यानी कि केरला के आसपास पहले संस्कृत बोली जाती थी, फिर बाद में मलयालम लैंग्वेज को इन्होंने 12th सेंचुरी में डेवलप किया, 12वीं सेंचुरी में। और फिर उसके बाद जो है एक बुक 14th सेंचुरी में आई इसी लैंग्वेज में, मिक्स लैंग्वेज, जिसको मनी प्रॉब्लम लैंग्वेज कहा हमने। लीला तिलकम बुक लिखी गई। तो लीला तिलकम का लिटरली मीनिंग मनी प्रॉब्लम में क्या होता है, डायमंड एंड कोरल। ये कंपोज की गई, इस लोकल लैंग्वेज और संस्कृत मिक्स यानी कि मनी प्रॉब्लम लिखी गई। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे भाषाएं अलग अलग एरिया में विकसित हुई। साउथ की मलयालम लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, लोग उसको बड़े आराम से बोल लेते हैं। हम तो उनको जानते भी नहीं है कैसे बोल लेते हैं वो हिंदी नहीं बोल पाते और हम मलयालम नहीं बोल पाते, तो बड़ी फेमस है। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लीला तिलकम बुक जो मैंने बताई आपको, ये बहुत फेमस बुक है, इसका मतलब डायमंड कोरल। लीला तिलकम में ग्रामर और पोइटिक वर्क दिखाया गया, और ये जिस लैंग्वेज में लिखी गई वो मनी प्रॉब्लम लैंग्वेज थी। मनी प्रॉब्लम लैंग्वेज का मतलब है संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज का मिक्सअप। ओके, अब जरा देखते हैं अलग अलग एरिया में और नए नए रूलर कौन से थे। ठीक है, तो अलग अलग एरिया में कौन कौन लोग थे। तो रूलर्स, रीजनल ट्रेडिशंस बड़े डेवलप हुए। जगन्नाथ कल्ट जो है बड़ा फेमस हुआ। जैसे कि अब मैं उड़ीसा के एग्जांपल लेंगे हम, तो ये उड़ीसा की तरफ चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर भगवान जगन्नाथ यानी कि विष्णु भगवान को यहाँ भगवान जगन्नाथ कहा गया उड़ीसा में। तो उनके लिए मंदिर बनवाए गए। तो ये उसी जगन्नाथ कल्ट की बात कर रहा है कि लोग जगन्नाथ भगवान के प्रति कितने समर्पित थे, विष्णु भगवान के प्रति कितने समर्पित थे कि उड़ीसा में बहुत बड़े बड़े में टेम्पल्स वहाँ बनवाए गए और रीजनल ट्रेडिशन वहाँ पर डेवलप हुआ। तो देखिए अब ज़रा उड़ीसा चलते हैं, और उड़ीसा में चलने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ का रीजनल कल्चर जो है बहुत बड़े लेवल पे, रिलीजियस ट्रेडिशन जो था वो बहुत अलग लेवल पे डेवलप हुआ। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमें मिलेगा कि जब यहाँ पर उड़ीसा की पूरी जगह पर भगवान जगन्नाथ के नाम पर एक बड़ा सा मंदिर तैयार किया गया, जिसको जगन्नाथपुरी मंदिर कहा गया। ये विष्णु भगवान के लिए, विष्णु भगवान के मंदिर के रूप में बड़ा फेमस हुआ। पूरा नाम फिर जगन्नाथपुरी रखा गया भगवान विष्णु के नाम पर। उड़ीसा में आज तक ये मंदिर बहुत फेमस है, और लोकल ट्राइब्स भी यानी कि लोकल ट्राइबल पीपल भी बहुत सारी वुडन इमेज उस समय बनाने लगे थे देवी देवताओं की, जो कि भगवान विष्णु के साथ उन्हें बाद में जोड़ दिया गया। मतलब ये देखो, ये लिख रखा है यहाँ पे, विच सजेस्टेड दैट डेटी यानी कि देवता वाज ओरिजिनली ए लोकल गॉड, कि वहाँ के उनके लोकल गॉड होते थे जो बाद में भगवान विष्णु के साथ उनको आइडेंटिफाई कर दिया जाता था, जोड़ दिया जाता था। आप देख सकते हो यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई गई है जो आदिवासी पीपल ने ये तैयार किया होगा लकड़ी के टुकड़ों पर। ये पत्तों पर और लकड़ी के टुकड़ों पर ऐसा पेंटिंग करते थे। आप देख सकते हो यहाँ पर लोकल गॉड इनके जो हैं, बाद में इनको विष्णु भगवान का नाम दे दिया गया। ये मंदिर का एक स्ट्रक्चर इन्होंने आदिवासी पीपल ने एक तैयार किया है। देखिए लकड़ी के टुकड़े पर इन्होंने ये मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार किया है, और इस मंदिर के स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ बहुत सारी बातें लिखी गई है इनकी लोकल लैंग्वेज में। यहाँ ये देवता दिखाए गए। हो सकता है ये मंदिरों के ऊपर जो लिखा गया है ये इनके लिए वेद मंत्र होंगे। तो ऐसा देवी देवताओं को ये लोग बनाते थे लकड़ी के टुकड़ों पर, फिर उनकी पूजा पाठ की जाती थी, और बाद में उन्हें ब्राह्मणों ने विष्णु भगवान के साथ जोड़ दिया होगा। तो इस अगली हेडिंग में हम ये समझने जा रहे हैं कि कैसे टेम्पल्स अलग अलग एरिया में कितने फेमस हो गए, और एक नया ट्रेडिशन शुरू हुआ लोगों का, जो उधर तीर्थ यात्राएं फिर लोग करने लगे। जगन्नाथपुरी टेम्पल में बहुत बड़े लेवल पे लोग तीर्थयात्री जाते हैं, तो एक नए टाइप का कल्चर यानी कि टेम्पल कल्चर, टेम्पल ट्रेडिशन शुरू हुआ यहाँ जगन्नाथपुरी में। 12th सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट रूलर आए फिर, जिनका नाम है गंग डायनेस्टी का रूलर अनंत वर्मन। इन अनंत वर्मन ने डिसाइड किया कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टेम्पल तैयार करेंगे, मतलब कि जगन्नाथपुरी को बनाने वाले का नाम दे रहा है आपको
जगन्नाथ का मंदिर बनवाएंगे, पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाएंगे और फिर वो पुरी में उसका कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया। उसके बाद में अनंत वर्मन के बाद में एक और राजा है अनंग भीम थर्ड। तो इन्होंने भी अपने आप को भगवान का डेप्यूटी कहा कि मैं भगवान विष्णु का डेप्यूटी हूँ और मैं जो है यहाँ पर ये मंदिर पूरा करवाऊँगा और भी मंदिर बनवाऊँगा यहाँ पे। तो ये अनंग भीम भी बहुत फेमस हुए उस टाइम में। तो अलग अलग समय में अलग अलग राजा आते गए और अलग अलग एरिया में टेम्पल वगैरह बनवाते गए और उधर वो लैंग्वेज जैसे मैंने बताया जो साउथ में बड़ी फेमस हो गई थी, मलयालम लैंग्वेज और लीला तिलकम वो बुक बहुत ही फेमस हो गई थी। और यहाँ आप याद रखें इन दोनों राजाओं के बारे में, आप याद रखें क्योंकि इन्होंने ये मंदिर जो कल्चर है वहाँ साउथ में तैयार कराया था, मतलब कि उड़ीसा के आसपास तैयार हुआ था। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा हमें बिल्कुल अच्छे से, आप देख सकते हैं यहाँ पर समझ में आ गया हमें। यहाँ ये ट्राइबल पीपल ने आइकॉन्स बनाए हैं जिसको, ठीक है, बाल भद्रा देवता उनके लोकल देवता, सुभद्रा एक ये लोकल देवता, एक जगन्नाथ भगवान। तो इसको पाम लीफ पर भी तैयार करते थे और पाम के पत्तों पर भी, लकड़ी के टुकड़ों पर भी इसको कार्विंग करके तैयार किया जाता था। तो इस तरह से जगन्नाथ भगवान का मंदिर पुरी में तैयार हुआ जगन्नाथपुरी के नाम से और ये उड़ीसा में बड़ा फेमस हुआ। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ये मंदिर आप देख पा रही है, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है। देखिए कितना काफ़ी पुराना भी है ये, इसका स्ट्रक्चर देखिए तो आपको बहुत ही पुराना मंदिर नज़र आएगा ये। और बाहर की दीवारों पर कितने सुंदर ढंग से कारीगरी की गई है। और भी मंदिर देखो साइड में बनाए गए होंगे बाद में, एक मंदिर बनने के बाद में। तो ये जगन्नाथपुरी का टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल। ये देखिए यहाँ टेम्पल जो होते थे किसी भी, ये देखिए जगन्नाथपुरी का मंदिर आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी फेमस मंदिर है ये। ओके, तो इसके बाद में और भी चीज़ें आती गई बारी बारी, जैसे टेम्पल गेन इम्पोर्टेंट, जैसे जैसे मंदिर बहुत ही पावरफुल या तीर्थयात्रियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर बनता गया तो इसके ऊपर सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स भी बनने लगे, इंक्रीज होने शुरू हो गई। भाई मंदिर पे अधिकार जिसका होगा वो जितना ज़्यादा अधिकार जमाएगा उतना ही वो पावरफुल माना जाएगा। तो उड़ीसा के इन मंदिरों को कैप्चर करने के लिए भी बहुत बार कोशिश हुई, जैसे मुग़ल राजाओं ने भी उड़ीसा के मंदिर को कैप्चर करने की कोशिश की, मराठा पीपल्स, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सब ने इस मंदिर पे कंट्रोल बनाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि एक बार मंदिर पे कंट्रोल कर लिया गया तो लोग उनके रूल को एक्सेप्ट कर लेंगे। लोकल पीपल के लिए मंदिर यानी कि उनके देवता बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो उनकी बड़ी सम्मान करते हैं। जो भी इन मंदिरों पे कंट्रोल करता था फिर वो भी लोग भी वहाँ उनकी फिर सम्मान करने लग जाते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे रीजनल लैंग्वेज डेवलप हुई और कैसे मंदिर अलग अलग एरिया में बनाए गए। ठीक है, तो पार्ट 1 में आज इतना ही करेंगे हम लोग। ठीक है, पार्ट 2 में क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाते हुए चलेंगे तो काफ़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हमने पार्ट 1 में देखा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें समझ में आई। ठीक है, कि लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई और लोकल कल्चर कैसे डेवलप हुआ। चेराज मलयालम और इधर ये जगन्नाथपुरी मंदिर यानी कि वहाँ के राजा जिन्होंने मंदिर को तैयार कराया, अनंत वर्मन और अनंग भीम। ठीक है, तो ये पार्ट 1 में इतना ही करेंगे। पार्ट 2 में फिर हम राजपूत राजाओं के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे और जो है उन्होंने किस किस एरिया में क्या क्या काम कराया, वो उनकी पूरी लाइफ स्टोरीज़ के बारे में थोड़ा बातें होंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पार्ट 1 में आज हम इतना ही करेंगे।